हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले मर्मर के बारे में। और मर्मर ना थोड़ा मरने वाला टॉपिक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा नाम होते हैं, बहुत ज़्यादा सबके अलग अलग मर्मर्स होते हैं, तो कब क्या होने वाला है वो कैसे पता चलेगा। तो आज हम ट्राई करेंगे कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके पढ़ें और थोड़ा समझ के पढ़ें। समझ के कोई चीज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा हमें याद हो जाता है कि अच्छा ठीक है, इसमें ऐसा होगा तो इसमें ये समझ ऐसे मर्मर आएगा। ठीक है, तो मर्मर बेसिकली होता क्या है। तो मर्मर का ना पहले एक डेफिनेशन हम लोग सेट कर लेते हैं, फिर हम इसको ब्रेक डाउन करके याद करने की कोशिश करते हैं। तो मर्मर का मतलब क्या होता है, तो इट्स अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ एबनॉर्मल वाइब्रेशंस प्रोड्यूस ड्यू टू टर्बुलेंट ब्लड फ्लो थ्रू एन abnormal ओपनिंग और ड्यू टू abnormal डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो और ड्यू टू इंक्रीज्ड वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो और इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो। बेसिकली ये इतनी डेफिनेशन है मर्मर की। तो इसमें हम थोड़ा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद दी पार्ट वे कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ abnormal वाइब्रेशंस ड्यू टू टर्बुलेंट ब्लड फ्लो। तो कॉन्ग्लोमरेशन का मतलब क्या होता है, ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस थिंग्स। ठीक है, तो एक साथ अलग अलग चीज़ें जब हम साथ में ले आते हैं तो उसको कॉन्ग्लोमरेशन कहते हैं। तो abnormal वाइब्रेशंस का ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ abnormal वाइब्रेशंस प्रोड्यूस ड्यू टू टर्बुलेंट ब्लड फ्लो। ठीक है, तो जो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो है ना, तो टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है बेसिकली, तो एक नॉर्मल, हमने जब फिजिक्स में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था एक लैमिनर ब्लड फ्लो होता है और एक टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होता है। तो व्हेन देयर इज़ अ लैमिनर ब्लड फ्लो, तो लैमिनर ब्लड फ्लो का मतलब क्या होता है बेसिकली, तो लैमिनर ब्लड फ्लो का मतलब यही होता है कि जब एक जैसे स्पीड में अलग अलग जो लेयर्स ऑफ ब्लड है या वाटर है, उनका सब लेयर्स में एक ही जैसा स्पीड है। मतलब कोई किसी को ओवरटेक नहीं कर रहा, कोई किसी को अंडरटेक नहीं कर रहा, सब एक ही स्पीड में जब फ्लो कर रहे हैं उसे लैमिनार ब्लड फ्लो कहते हैं। और टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है, टर्बुलेंस का मतलब ये होता है कि स्पीड सबके अब वेरी करने लगे। ठीक है, तो स्पीड की वेरी करने की वजह से ब्लड फ्लो जो है, ब्लड का असर ऐसे हो गया है, अब एक जैसा नहीं रहा, तो जिसकी वजह से देयर विल बी टर्बुलेंस प्रोड्यूस। तो रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज़्यादा जब होता है तब हम उसे टर्बुलेंट ब्लड फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड फ्लो टर्बुलेंट हो रहा है जिसकी वजह से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह जो हमें सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो इट्स बेसिकली द मर्मर। पर अभी टर्बुलेंट ब्लड फ्लो हो किस रीज़न से रहा है, तो वो अलग अलग रीज़न से हो रहा है। या तो देयर इज़ एन abnormal ओपनिंग, या तो abnormal ओपनिंग मतलब या तो ओपनिंग नैरो हो गई है, तो जो वहाँ पर ओपनिंग थी नहीं वहाँ ओपनिंग बन गई है। ठीक है, या तो देयर इज़ डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो ही बदल गया है, तो मतलब अब नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो मतलब जहाँ से पहले ब्लड जाता नहीं था वहाँ से जाने लग गया है। ठीक है, तो जिसकी वजह से फिर टर्बुलेंस बनने लग गया। ठीक है, या तो वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो बढ़ गई, कि वेलोसिटी ऑफ बढ़ गई जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है इधर उधर हो गया मतलब। ठीक है, और या तो जो ब्लड फ्लो है वो अमाउंट में ज़्यादा हो गया, एक साथ बहुत सारा अमाउंट ऑफ ब्लड निकला है जिसकी वजह से टर्बुलेंस आ रहा है। ठीक है, या तो बहुत फास्ट निकल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इन सब का जो है, इसकी वजह से जो बन रहा है टर्बुलेंस, उसकी वजह से जो वाइब्रेशंस बन रही है, उसको जब हम सुनते हैं तो उसे मर्मर कहते हैं। तो बेसिकली ये पूरी डेफिनेशन को हमने ब्रेक डाउन करने की कोशिश की। ठीक है, तो कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ एबनॉर्मल वाइब्रेशंस प्रोड्यूस ड्यू टू टर्बुलेंट ब्लड फ्लो आइदर ड्यू टू abnormal ओपनिंग और ड्यू टू abnormal डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो और ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो और ड्यू टू इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो। ठीक है, तो मर्मर का एक बहुत ईजी एग्जाम्पल हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम देखते आते हैं। मर्मर मर्मर इन द सेंस ये वाला नहीं, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो की बात करूँ कि जैसे एक पाइप है। ठीक है, एक पाइप है और हम जब इस पाइप को, हम सब ने ऑलमोस्ट एक पाइप यूज़ किया होगा पानी देने के लिए प्लांट्स को या कहीं पे भी, तो धोने के लिए किसी चीज़ को। तो जब एक पाइप को तुम नॉर्मली उसका जो ओपनिंग है वो नॉर्मल रखो और उसमें से पानी जब जा रहा है तो वो ना नॉर्मली जाएगा, कोई आवाज़ नहीं आएगी, वो एकदम स्मूथली जाएगा। बट जैसे ही तुम उसका एक ये पार्ट बंद कर दो, ऐसे बंद कर दो, तो क्या होगा कि इधर से इतने ओपनिंग में से ब्लड एकदम ब्लड बोल रही हूँ, वाटर एकदम ऐसे जाएगा, मतलब एकदम वेलोसिटी में भी बढ़ जाएगा और उसका वो भी ओपनिंग भी अब नॉर्मल हो गई, तो जिसकी वजह से आवाज़ आने लगेगी ऐसे, है ना। तो क्योंकि प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है, वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो उसकी वजह से वॉइस आने लगेगी, तो ये टर्बुलेंस है बेसिकली। ठीक है, तो ये एक डे टू डे लाइफ में हम देखते आते हैं टर्बुलेंस को, वो पार्ट है। ठीक है, कोई नल का पानी भी ब्लॉक होकर एक साइड हो गया तो वो भी एक साथ नहीं अलग अलग निकलेगा, जिसकी वजह से वॉइस आएगी। ठीक है, तो मर्मर में हम पढ़ते क्या क्या चीज़ है, तो मर्मर में हम उसकी टाइमिंग पढ़ते हैं। टाइमिंग का मतलब कि वो सिस्टोल के टाइम पे हो रहा है, डायस्टोल के टाइम पे हो रहा है, पूरे थ्रू आउट सिस्टोल डायस्टोल हो रहा है, तो वो हम देखते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि ड्यूरेशन कितना है, कितना टाइम तक चल रहा है
सिस्टोल में भी थ्रू आउट मतलब सिस्टोल है अगर तो कितने देर के लिए चल रहा है, तो टाइमिंग देखते हैं। फिर हम उसका कैरेक्टर देखते हैं, तो कैरेक्टर में हम उसका देखते हैं कि ब्लोइंग है, हार्श है, म्यूज़िकल है, मतलब अलग अलग जो हमें ये मिलती है वो इंटेंसिटी देखते हैं। तो इंटेंसिटी जो होती है ना उसको हम ग्रेड करके देखते हैं। तो ग्रेडिंग के लिए हम सिस्टोल के लिए 6 ग्रेड्स होते हैं अलग अलग। तो सिस्टोलिक मर्मर जब हम डिस्कस करेंगे तो हम सिस्टोल की ग्रेडिंग पढ़ेंगे और डायस्टोल की ग्रेडिंग जो होती है हम उसको 4 ग्रेड तक ग्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इंटेंसिटी वैसे पता चल जाएगी कि कितना इंटेंस मर्मर है, ठीक है। उसके अलावा में हम मर्मर का वो पढ़ते हैं कि उसका शेप कैसा है। शेप मतलब इज इट क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो। क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मतलब क्या होता है? क्रिसेंडो मतलब इट्स इंक्रीजिंग विद टाइम, डिक्रिसेंडो मतलब इट्स डिक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है। सो इज इट क्रिसेंडो कि इट इज़ इंक्रीजिंग विद टाइम, इज इट डिक्रिसेंडो दैट इज इट इज़ डिक्रीजिंग विद टाइम, और इट इज़ क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो दैट इज इट इज़ इंक्रीजिंग फर्स्ट एंड डिक्रीजिंग, और इट इज़ अप्लाइड टू इट्स कंटिन्यूसली प्रेजेंट, ठीक है। तो वी लर्न दैट। अब उसके अलावा में हम बात करते हैं कि अलग अलग मैन्योर्स के साथ ये बदलता रहता है। मैन्योर्स मतलब जैसे कि इफ़ वल्साल्वा मैन्योर है तो उसके साथ क्या वेरिएशन होगा। इफ़ अगर रेस्पिरेशन है तो रेस्पिरेशन के साथ क्या वेरिएशन होगा। इफ़ अगर हम स्टैंडिंग है, स्क्वाटिंग है, अगर हम ग्रिप हैंड ग्रिप कर रहे हैं तो क्या क्या अलग अलग वेरिएशन होगा। तो इसको कहते हैं डायनामिक ऑस्कल्टेशन। तो हम जब डायनामिक ऑस्कल्टेशन को डिस्कस करेंगे तब हम बात करेंगे कि क्या वेरिएशन अलग अलग हमें देखने मिलता है, ठीक है। उसके अलावा में हम अब बात करते हैं मर्मर्स की। तो मर्मर में आज हम चालू करने वाले हैं सिस्टोलिक मर्मर, ठीक है। सिस्टोलिक मर्मर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कि मर्मर्स विच आर अकरिंग ड्यू टू द सिस्टोल, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स की वजह से जो मर्मर्स हो रहे हैं उसकी आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सिस्टोलिक मर्मर मतलब अब हम नॉर्मल एक कार्डियक साइकिल जो है पहले वो याद कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम याद करते हैं कि कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है उसमें जिसकी वजह से हमें सिस्टोलिक मर्मर सुनाई देने को मिल सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल कार्डियक साइकिल हम देखते हैं, ठीक है। तो अब जब अपना एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा सबसे पहले, तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिमेनिंग जो अमाउंट ऑफ ब्लड है 30% वो वेंट्रिकल्स पे अपना भेज देगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व दोनों बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होने की वजह से हमें फर्स्ट अपना मिलेगा S1 मिलेगा, हमें फर्स्ट हार्ट साउंड मिलेगा अपना, ठीक है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड या S1 हमें तब मिलेगा जब मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो गए, ठीक है। अब मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो गया, उसके बाद अब क्या होगा कि उसके बाद आप वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ब्लड फ्लो कहाँ करेगा, तो राइट साइड से पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट साइड से एओर्टा में, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से ब्लड एओर्टा में जाएगा और राइट साइड से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टोल के टाइम पे होगा, ठीक है। अब जैसे ही इनमें से ब्लड चला गया उसके बाद पल्मोनिक वॉल भी बंद हो जाएगा और एओर्टिक वॉल भी बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें S2 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद तो डायस्टोल होने वाला है, ठीक है। तो सिस्टोल कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, तो एट्रियल सिस्टोल को अगर मैं इग्नोर कर दूँ, मैं वेंट्रिकल सिस्टोल की बात करूँ तो S1 के बाद यानी मिट्रल वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल बंद हो गए उसके बाद हो रहा है, और S2 के पहले हो रहा है, मतलब जब एओर्टिक और पल्मोनिक वॉल बंद हो गया उसके पहले हो रहा है, ठीक है। तो सिस्टोलिक जो ये रहेगा हमारा मर्मर्स वो कहाँ से कहाँ लाई करेंगे, S1 से S2 के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। अब सिस्टोलिक मर्मर जो होंगे ना वो S1 से S2 में लाई करेंगे, हमने पता लगा लिया, तो उसकी टाइमिंग रहेगी बिटवीन S1 एंड S2, ठीक है। अब उसके बारे में बाद में हम बात करते हैं कि इन्वॉल्वमेंट किसकी हो रही है इस केस में, ठीक है। तो सिस्टोल जब हो रहा है तो ब्लड फ्लो नॉर्मल कहाँ से हो रहा है, एओर्टिक वॉल से और पल्मोनिक वॉल से, यानी एओर्टा में जा रहा है और पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। तो अगर अब नॉर्मल ओपनिंग होगी, ठीक है, तो एओर्टिक वॉल्व की नैरोइंग हो सकती है, पल्मोनिक वॉल्व की नैरोइंग हो सकती है, जिसकी वजह से सिस्टोल में आपत्ति आएगी, ठीक है। उसके अलावा में क्या हो सकता है कि मिट्रल वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल में कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से ब्लड वापस इनमें फ्लो कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से सिस्टोल के टाइम पे ब्लड इनमें से वापस फ्लो कर रहा है, ठीक है। या कोई सेप्टल डिफेक्ट हो गया जिसकी वजह से सिस्टोल जब होगा तब सेप्टा से ब्लड फ्लो कर जा रहा है, ठीक है, VSD हो गया जैसे कि, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सिस्टोलिक मर्मर की और हम पढ़ते हैं कि किसमें क्या हो सकता है, ठीक है। तो सिस्टोलिक मर्मर ना 4 टाइप के हैं। तो एक तो होता है अर्ली सिस्टोलिक मर्मर, एक होता है मिड सिस्टोलिक मर्मर जिसे हम इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर भी कहते हैं, एक होता है लेट सिस्टोलिक मर्मर और एक होता है हमारा पैन सिस्टोलिक मर्मर। तो अर्ली सिस्टोलिक मर्मर जो होता है ना वो अर्ली 1/3 ऑफ द सिस्टोल में लाई करता है।
जो मिड सिस्टोलिक मर्मर होता है ना वो मिड 1/3 में लाई करता है सिस्टोल के, जो लेट सिस्टोलिक होता है लेट 1/3 में लाई करता है सिस्टोल के, और पैन सिस्टोलिक थ्रू आउट द सिस्टोल लाई करता है। ठीक है, तो अब हम पहले शुरुआत करते हैं मिड सिस्टोलिक मर्मर से, क्योंकि मिड सिस्टोलिक मर्मर इज़ अ बिट ईजियर टू अंडरस्टैंड और तुम्हें ग्रास भी जल्दी हो जाएगा। मिड सिस्टोलिक मर्मर क्या हो रहा है, मिड ऑफ द सिस्टोल में जो मर्मर आ रहा है उसे मिड सिस्टोलिक मर्मर कहते हैं। ठीक है, तो ये देखना है किस किस में मिलता है, तो 3 मेजर फेमस वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ में या कह सकते हैं कार्डियोमायोपैथी में ये देखने मिलता है। फर्स्ट इज एओर्टिक स्टेनोसिस, सेकंड इज पल्मोनिक स्टेनोसिस एंड थर्ड इज हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, बेसिकली आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन जो हो रहा है ना उसमें हमें देखने मिल रहा है मिड सिस्टोलिक मर्मर, इसलिए इसे इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर भी कह रहे हैं। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि वो क्या रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ले लो या तो एओर्टिक स्टेनोसिस ले लो, या तो पल्मोनिक स्टेनोसिस ले लो, या तो HOCM ले लो, जिसमें सब एओर्टिक स्टेनोसिस हो रहा है बेसिकली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज अमाउंट ऑफ हाइपरट्रोफी जो हो रही है मायोकार्डियल सेल्स की, इसमें मसल्स की, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हाइपरट्रोफी की वजह से एओर्टा के एओर्टिक वॉल्व के पहले ही इंक्रीज अमाउंट ऑफ टिश्यू जो बन रहा है उसकी वजह से स्टेनोसिस हो रहा है बेसिकली। स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग ऑफ द वॉल्व हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो नैरोइंग ऑफ द वॉल्व होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जब ब्लड फ्लो करने की कोशिश करेगा उसके थ्रू तो आवाज़ प्रोड्यूस होने लगेगी, क्योंकि जैसे हमने नल वाला एग्जाम्पल पढ़ा, नल या पाइप ले लो के छोटा कर दिया जैसे हमने, तो उसमें से वेलोसिटी बढ़ गई ब्लड फ्लो की और सबका जो अमाउंट है वो भी अलग अलग हो गया, वेलोसिटी भी अलग अलग हो गई, जिसकी वजह से एक अबनॉर्मल टर्बुलेंस की वजह से एक अबनॉर्मल वाइब्रेशन और साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जैसे मरमर कह रहे हैं हम। ठीक है, तो अब ये सिस्टोल के टाइम पे क्यों प्रोड्यूस होगा, तो जस्ट इमेजिन करो कि सिस्टोल के टाइम पे ब्लड जो है एओर्टिक वॉल और पल्मोनिक वॉल से फ्लो कर रहा है। ठीक है, डायस्टोल के टाइम पे तो वो वापस आएगा हार्ट के पास, पर जब सिस्टोल हो रहा है तो वो हार्ट से दूर जा रहा है, इसलिए वो एओर्टिक और पल्मोनिक वॉल में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जब सिस्टोल होगा तभी एओर्टिक वॉल या पल्मोनिक वॉल इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो इनके अगर नैरोइंग हो गई है, स्टेनोसिस हो गया है, तब अगर सिस्टोल में जब प्रेशर लगेगा वेंट्रिकल का तब ब्लड फ्लो जो है ये इंटरप्ट होगा, अब नॉर्मल ब्लड फ्लो टर्बुलेंस की वजह से प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से हमें मर्मर सुनाई देगा बेसिकली। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें सिस्टोलिक मर्मर है ये तो पता चल गया कि स्टेनोसिस हुआ एओर्टिक और पल्मोनिक। मिट्रल और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस मत बोलना, क्योंकि मिट्रल और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में तो इसमें मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है कि उनका नैरोइंग होगी तो सिस्टोल में हमें ब्लड फ्लो मिलेगा, क्योंकि सिस्टोल जब होगा तब हमारा मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व फुल्ली क्लोज होगा। ठीक है, तो वो तो बंद होगा तो वहाँ ब्लड फ्लो नहीं होने वाला, ब्लड फ्लो एओर्टिक और पल्मोनिक वॉल्व में होगा सिस्टोल के टाइम। इसीलिए हमें सिस्टोल के टाइम पे जो सुनाई देगा वो एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से, पल्मोनिक स्टेनोसिस की वजह से, HOCM की वजह से सुनाई दे रहा है बेसिकली इस केस में। और इसको इजेक्शन सिस्टोलिक क्यों कहते हैं, बिकॉज ये इजेक्शन क्लिक मतलब जैसे पल्मोनिक और एओर्टिक वॉल्व खुलेगा तो जो इजेक्शन क्लिक सुनाई देगा उसके बाद ये होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको मिड सिस्टोलिक क्यों कहते हैं, तो मिड सिस्टोलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ही अपना मिट्रल वॉल्व बंद हुआ, ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हुआ। ठीक है, उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक पॉइंट आएगा जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब IVC होगा। ठीक है, तो IVC के टाइम पे क्या होगा, मिट्रल, ट्राइकस्पिड, एओर्टिक, पल्मोनिक सारे वॉल्व्स बंद होंगे। ठीक है, तो तब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब, तो वो सिस्टोल का इनिशियल पार्ट होगा। लेकिन जैसे ही जो फोर्स है वेंट्रिकल्स का वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब पल्मोनिक और एओर्टिक वॉल्व को ओपन होना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर। तो जो पल्मोनिक और एओर्टिक वॉल्व खुलेंगे, जब वो मिड सिस्टोल के टाइम पे खुलेंगे तब सडनली जो ब्लड फ्लो होगा एओर्टिक स्टेनोसिस, पल्मोनिक स्टेनोसिस, HOCM में, तो उसकी वजह से टर्बुलेंस जो फ्लो होगा उसकी वजह से हमें मर्मर सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो अर्ली सिस्टोलिक नहीं हुआ, ये मिड सिस्टोलिक हुआ। मिड सिस्टोलिक क्यों हुआ, क्योंकि अर्ली सिस्टोल के टाइम पे तो सारे वॉल्व्स बंद है। ठीक है, पल्मोनिक भी बंद है, एओर्टिक भी बंद है, मिट्रल, ट्राइकस्पिड सब बंद है। पर जैसे प्रेशर इतना हो गया कि एओर्टिक और पल्मोनिक खुला, तो मिड सिस्टोल के टाइम पे खुलेगा, तब जब ब्लड फ्लो होगा तब हमें ये सुनाई देगा। ठीक है, इसलिए अर्ली पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये खुलेगा ही मिड के बाद, है ना, पल्मोनिक। तो तब नैरोइंग की वजह से जो ब्लड फ्लो कम होगा, जिसकी वजह से टर्बुलेंस फ्लो होगा, उसकी वजह से हमें सुनाई देगा वो मर्मर ये होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर कहते हैं, मिड सिस्टोलिक कहते हैं। मिड सिस्टोलिक समझ गए क्यों कहते हैं, और हम ये भी समझ गए कि सिस्टोलिक क्यों है। ठीक है, सिस्टोलिक क्यों है, क्योंकि सिस्टोल के टाइम पे ही ब्लड इनके थ्रू फ्लो करेगा, और मिड क्यों है, क्योंकि आफ्टर मिड ऑफ द सिस्टोल ही पल्मोनिक और एओर्टिक वॉल्व ओपन होगा। ठीक है,
अब इसका शेप कैसा होगा, तो इसका शेप होगा क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो। क्रिसेंडो क्यों होगा, क्रिसेंडो इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही खुलेंगे वॉल्स तो सडनली जो ये गश आएगा ब्लड का एक साथ अगर कोई चीज़ खुल रही है तो वो एकदम से जो पीछे अक्यूमुलेट हो रहा है वो इतना फोर्स लगा रहा है कि वो एकदम से खुलेगा तो इतना प्रेशर लगेगा कि वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो क्रिसेंडो मतलब इट विल इंक्रीज विद टाइम। डिक्रिसेंडो कब होगा, जब ब्लड फ्लो थोड़ा कम हो गया है, अभी इतना नहीं है, प्रेशर भी कम हो गया है, तो वो नीचे आ जाएगा वापस। इसलिए इसमें क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो यानी डायमंड शेप मर्मर देखने मिलेगा, ठीक है। तो हम समझ गए मिड सिस्टोलिक मर्मर, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर क्या कैसे कहते हैं, क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो होगा। और ये S1 के बाद और S2 के पहले सुनाई देगा, थोड़ी देर बाद S1 के सुनाई देगा। क्यों, क्योंकि थोड़ी देर बाद जो है ओपन होगा एओर्टिक पल्मोनिक, ठीक है। फिर अब बात करते हैं अर्ली सिस्टोलिक मर्मर की। तो अर्ली सिस्टोलिक मर्मर किसमें देखने मिलेगा, तो एओर्टिक पल्मोनिक कोई भी जो भी अबनॉर्मलिटी होगी उसमें तो नहीं देखने मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो इजेक्शन क्लिक जो होगा उसके बाद ओपन होंगे वो वॉल्स, ठीक है, तो वो उनमें तो नहीं देखने मिलेगा, ठीक है। और हमारा S1 भी अब हमें हर्ड हो गया है, उसके बाद ही सिस्टोल हो रहा है, तो मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल बंद है, ठीक है। तो मिट्रल वॉल बंद है, ट्राइकस्पिड वॉल बंद है, पल्मोनिक वॉल भी बंद है, एओर्टिक वॉल भी बंद है, क्योंकि अर्ली सिस्टोल है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है, ठीक है। तो अब ये किस केस में दिखने मिलेगा, तो ये हमें 3 केसेस में देखने मिलता है। एक तो हो गया एक्यूट सीवियर मिट्रल रिगर्जिटेशन, एक्यूट सीवियर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, और हमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में देखने मिलेगा। तो एक्यूट सीवियर मिट्रल रिगर्जिटेशन होगा, यानी जब मिट्रल वॉल्स जो है वो क्लोज ही नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो जब वो क्लोज नहीं हो पा रहे तो वो ओपन हो जाएंगे सिस्टोल के टाइम पे, तो उसकी वजह से ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो उनके थ्रू करेगा, ठीक है। तो उनके थ्रू ब्लड फ्लो करेगा तो रिगर्जिटेट हो रहा है ब्लड, वापस वेंट्रिकल से एट्रिया में जा रहा है, तो जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड फ्लो जो होगा टर्बुलेंस प्रोड्यूस करेगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से हमें मर्मर सुनाई देगा। तो ये अर्ली सिस्टोलिक क्यों है, बेसिकली हम एक्यूट सीवियर मिट्रल रिगर्जिटेशन की जब बात करेंगे ना, तो वो एक्यूटली एक्सक्यूज मी सॉरी वो एक्यूटली हो रहा है, मतलब अभी अभी एक्यूटली हुआ है, इन द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम हमारा जो है मिट्रल रिगर्जिटेशन और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हुआ है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, सॉरी, तो उस केस में क्या होगा कि अब इमेजिन करो कि अभी अभी मिट्रल रिगर्जिटेशन और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, मिट्रल वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल जो है वो इजीली बंद नहीं हो पा रहे, मतलब जो कॉर्डेट टेंडिन है, पैपिलरी मसल्स है अपने, वो उसको कंट्रोल में नहीं रख पा रहे, वो ओपन हो जा रहा है, ठीक है। तो वो किस वजह से हो सकता है, तो या तो हमारा जो एन्यूलर डायलेटेशन हो सकता है, तो कि एन्यूलर डायलेटेशन ऑफ दी वॉल्व हो गया कि डायलेट हो गया, जिस वजह से वो वॉल्स ही दूर चलेगा, या तो रेडिएशन की वजह से हो सकता है, रोमैटिक हार्ट डिजीज, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हमने पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि अलग अलग पैथोलॉजीज़ की वजह से रिगर्जिटेशन हो सकता है, ठीक है। तो ब्लड जो है रिगर्जिटेट हो जाएगा बैक फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द एट्रिया, तो जब ब्लड जो है वापस वेंट्रिकल से एट्रिया में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये कब होगा, जब सिस्टोल होगा तब क्या होगा कि वेंट्रिकल्स का प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि मिट्रल वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल होल्ड डाउन ही नहीं कर पाएंगे और वो ओपन हो जाएंगे और सारा ब्लड जो है वेंट्रिकल से एट्रिया में फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो वेंट्रिकल से एट्रिया में सारा ब्लड जो फ्लो हो रहा है उसकी वजह से हमें रिगर्जिटेशन की वजह से हमें मर्मर सुनाई दे रहा है, ठीक है। अब ये अर्ली सिस्टोलिक क्यों होगा, क्योंकि समझो कि एक तो अर्ली सिस्टोलिक क्यों होगा, क्योंकि एक तो हमने देखा कि पल्मोनिक और एओर्टिक वॉल्व तो बंद है, वो मिड सिस्टोल में ओपन होंगे इंजेक्शन क्लिक के वजह से, और तब सारा ब्लड फ्लो उनमें से जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली क्या होगा कि जब सिस्टोल हो रहा है तो वेंट्रिकल्स इतने ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व होल्ड डाउन ही नहीं कर पाएंगे और वो ओपन हो जाएंगे, तो ब्लड फ्लो इनमें से करनेगा, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम क्या होगा, इंजेक्शन क्लिक होगा, एओर्टिक और पल्मोनिक वॉल्व ओपन होगा, इनके थ्रू भी ब्लड फ्लो करेगा, थोड़ा सम अमाउंट ऑफ ब्लड इनके थ्रू भी फ्लो करने लगेगा मिड सिस्टोल के बाद, और तब तक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो भी थोड़ा इंटेंसिटी में कम हो जाएगा और इनमें से फ्लो हो जाएगा ब्लड जो है अब। तो उसकी वजह से क्या होगा कि मिड सिस्टोल के टाइम तक ये डीप हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि अर्ली सिस्टोलिक मर्मर क्यों आई है कि अर्ली सिस्टोल के टाइम पे ही ब्लड फ्लो होगा इसके थ्रू, फिर मिड सिस्टोल तक आते आते ब्लड जो है एओर्टिक और पल्मोनिक वॉल्व जिसकी ओपन होगी उनके थ्रू फ्लो होने लगेगा, तो हमारा जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होने लग जाएगा। इसलिए फिर इस टाइम तक ये वाला जो मर्मर है नहीं सुनाई देगा हमें मिड सिस्टोल तक, इसलिए अर्ली सिस्टोलिक मर्मर है, ठीक है। और दूसरा क्या पढ़ा हमने, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में होगा, तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जब होगा अर्ली VSD, तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जब होगा तो क्या होगा कि वेंट्रिकल में
सेप्टल डिफेक्ट है जिसकी वजह से फ्लो ऑफ ब्लड जो है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द राइट वेंट्रिकल होगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल। तो जब वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे साथ में तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब ये भी अर्ली सिस्टोलिक क्यों होगा? बिकॉज क्या हो रहा है कि जो हमारा पल्मोनिक है और एओर्टिक जो वॉल्व है हमारे वो ओपन नहीं हुआ है अभी तक। मिट्रल और ट्राइकस्पिड भी ओपन नहीं हुए हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। और उसकी वजह से ब्लड जो है जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कोई उसके पास आउटलेट नहीं है जाने के लिए, और सिर्फ वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है जो प्रेजेंट है, जिसके थ्रू ब्लड जो है सारा इधर चला जाएगा, ठीक है। तो वो चला जाएगा इनटू द राइट एट्रियम, जिसकी वजह से टर्बुलेंस की वजह से वाइब्रेशन फॉर्म होगा और उसकी वजह से मरमर सुनाई देगा, ठीक है। फिर जैसे ही मिड सिस्टोल में ओपन होगा पल्मोनिक और एओर्टिक वॉल्व तो बचा हुआ जो जितना भी ब्लड है वो उनके थ्रू चला जाएगा, ठीक है। इसलिए सिर्फ अर्ली सिस्टोलिक मरमर में ये प्रेजेंट होगा। तो समझ गए अर्ली सिस्टोलिक मरमर में क्या क्या आया? मिट्रल रिगर्जिटेशन आया, एक्यूट सीवियर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन आया और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आया। अब हम बात करते हैं लेट सिस्टोलिक मरमर की। तो लेट सिस्टोलिक मरमर जो होता है ना वो लेटर 1/3 ऑफ द सिस्टोल में प्रेजेंट होता है, मतलब एकदम लास्ट में प्रेजेंट होगा सिस्टोल के, ठीक है। तो लास्ट ऑफ द सिस्टोल में ये कब हो सकता है? तो ये ना 3 केसेस में होता है, एक तो मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स, एक तो ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रोलैप्स और एक तो पैपिलरी मसल डिसफंक्शन। तो मिट्रल वॉल्व या ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रोलैप्स में क्या होता है बेसिकली? तो लैक्स एंड लूज कॉर्डेट टेंडिने होता है। अब इसमें मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व का कोई कसूर नहीं, इसमें कॉर्डेट टेंडिने आर द मेजर जो कल्प्रिट है वो। तो कॉर्डेट टेंडिने जो होते हैं ना वो क्या करते हैं? वो पैपिलरी मसल से कनेक्टेड होते हैं एंडोमायोकार्डियम के, और वो कॉर्डेट टेंडिने पैपिलरी मसल को और अपने वॉल्व के टिप्स को कनेक्ट करके रखते हैं और ये होल्ड करके रखते हैं वॉल्व्स को इन प्लेस, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब ऐसा नहीं होगा कि ये ओपन हो जाए, वो उनको प्लेस में होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। पर अगर जो कॉर्डेट टेंडिन है वो लैक्स एंड लूज हो जाए, मतलब लैक्स एंड लूज मतलब एकदम ढीले पड़ जाए, तो क्या होगा कि ये होल्ड नहीं कर पाएंगे उसको इतने प्रोमिनेंटली, और मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है ना बल्ज होने लगेंगे, मतलब फ्लैटन होंगे ना ऐसे, तो वो ऐसे बल्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो बल्ज होने लगेंगे इनटू दी एट्रिया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जब सिस्टोल हो रहा है तो अर्ली सिस्टोल के टाइम पे क्या होगा कि कॉर्डेट टेंडिन है जैसे तैसे करके मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व को एटलीस्ट बल्ज हो तो बल्ज पर होल्ड करके रखेंगे, ठीक है, मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व के इसको। और पल्मोनिक और एओर्टिक वॉल्व भी बंद है तभी क्योंकि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अर्ली सिस्टोल में तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फिर अब मिड सिस्टोल में क्या होगा कि वो ओपन होंगे पल्मोनिक और एओर्टिक, और उसमें से जो भी ब्लड है वो थोड़ा बहुत फ्लो हो जाएगा, ठीक है। पर जब लेट सिस्टोल होगा तब क्या होगा कि अब पैपिलरी मसल जो है ना होल्ड नहीं कर पाएंगे, अब वो बोलेंगे ओके मुझसे अब नहीं हो पाएगा, पैपिलरी मसल और कॉर्डेट टेंडिन अब कितना है उसको रोक के रखेंगे, और ये बल्जिंग जो हुई है तो इतने ब्लड के प्रेशर की वजह से वो ऐसे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो इनमें से करने लगेगा, तो जिसकी वजह से हमें इन केस में मरमर टर्बुलेंट फ्लो ब्लड फ्लो की वजह से मिलेगा लेट सिस्टोल के टाइम पे, ठीक है। तो लेट सिस्टोल में क्या होगा कि कॉर्डेट टेंडिन जो लैक्स एंड लूज है लेकिन वो होल्ड करके रखेंगे इनिशियल में, मिड में भी वो होल्ड कर लेंगे, लेकिन लेट जैसे ही होने लगेगा लेट सिस्टोल तब तक वो नहीं उनसे होल्ड हो पाएगा और वो ब्लड जो है उनमें से फ्लो करने लगेगा, ठीक है। और कॉर्डेट टेंडिन है कि इसके वजह से वाइब्रेशंस की वजह से जो है हमें मिलेगा ये अपना मरमर, ठीक है। तो एमवीपी हो गया, टीवीपी हो गया, ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रोलैप्स और पैपिलरी मसल डिस्फंक्शन। तो पैपिलरी मसल डिस्फंक्शन में क्या होगा कि पैपिलरी मसल जो इतना ये नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से बेसिकली जो है कॉर्डेट टेंडिन भी अपना वो नहीं होल्ड कर पाएगा और उनके वाइब्रेशंस की वजह से जो प्रोड्यूस होगा वो मरमर, तो ये लेट सिस्टोलिक मिलेगा, मतलब एट द एंड ऑफ द सिस्टोल, ठीक है। अब पैन सिस्टोलिक मरमर की बात करते हैं, तो पैन सिस्टोलिक मरमर जो होगा वो प्रेजेंट करेगा थ्रू आउट द सिस्टोल, मतलब जब तक सिस्टोल स्टार्ट हो रहा है तब से लेके तो एंड तक जो है पैन सिस्टोलिक मरमर रहेगा। तो पैन सिस्टोलिक मरमर हमें देखने मिलता है इन क्रॉनिक एमआर, मतलब मिट्रल रिगर्जिटेशन, इन क्रॉनिक ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, इन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड इन पीडीए, अर्ली पीडीए, जब पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। नॉर्मली पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस जो है उसका फ्लो हमें थ्रू आउट सिस्टोल एंड डायस्टोल मिलता है, लेकिन अर्ली पीडीए हो तो हमें पैन सिस्टोलिक मिलता है, ठीक है। तो पैन सिस्टोलिक मतलब थ्रू आउट द सिस्टोल रहेगा, तो जब क्रॉनिक एमआर हो गया, क्रॉनिक टीआर हो गया, तब तो थ्रू आउट ओपन ही रहेगा, ठीक है, मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व, और वो सारा ब्लड जो है उसके थ्रू फ्लो कर जाएगा, ठीक है। जब सिस्टोल स्टार्ट होगा तब से लेके तो जब सिस्टोल एंड होगा तब तक, ठीक है। तो उसकी वजह से इसमें हमें पैन सिस्टोलिक मरमर मिलेगा। जब हमने एक्यूट सीवियर पढ़ा था तब क्या हो रहा था कि स्टार्टिंग में ओपन हो रहे थे वॉल्स और पल्मोनिक और एओर्टिक वॉल्व जैसे ही ओपन हो जाते थे मिड में, उसके बाद वो ब्लड फ्लो उधर से भी होने लग जाता था, और
मिड ऑफ द ये तक ना मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व भी थोड़ा अपना जो वो है वो कंट्रोल कर लेते थे, बिकॉज ऑफ दी कॉर्ड टेंडन एंड दी पैपिलरी मसल, वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करके उसको कंट्रोल कर लेते थे, क्योंकि तब तक प्रेशर भी कम हो जाता है। पर इस केस में देर इज़ नो कॉन्सेप्ट वेयर द मिट्रल वॉल एंड ट्राइकस्पिड वॉल आर हेल्ड इन प्लेस। वो थ्रू आउट द सिस्टम ऐसे ही रहेंगे और ब्लड फ्लो सारा इसके थ्रू करेगा, जिसकी वजह से हमें थ्रू आउट वो सुनाई देगा। उस केस में हमें थ्रू आउट द सिस्टोल सुनाई देगा। तो VSD ले लो कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में भी थ्रू आउट द सिस्टोल सुनाई दे रहा है, क्रोनिक MR, क्रोनिक TR और इवन अर्ली PDA में क्या हो रहा है कि देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन दी पल्मोनरी आर्टरी एंड दी एओर्टा। तो ड्यूरिंग जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो एओर्टा से जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा बिकॉज ऑफ द कनेक्शन। तो अर्ली PDA में हमें वो सुना देगा कनेक्शन की वजह से पैनसिस्टोलिक मर्मर, ठीक है। कि जब तक कंट्रैक्ट कर रहा है तब तक वो ब्लड जो है उसके थ्रू जाएगा और हमें थ्रू आउट द सिस्टोल सुनने मिलेगा, ठीक है। तो हमने इसके साथ सारे सिस्टोलिक मर्मर डिस्कस कर लिए। हमने डिस्कस कर लिया मिड यानी इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, जो हमें एओर्टिक स्टेनोसिस, पल्मोनिक स्टेनोसिस और हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में देखने मिलेगा। हमने पढ़ लिया अर्ली सिस्टोलिक मर्मर, जो हमें देखने मिलेगा एक्यूट सीवियर MR, एक्यूट सीवियर TR, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में, और उसके साथ हमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में मिलेगा। लेट सिस्टोलिक मर्मर हमने पढ़ लिया मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स, ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रोलैप्स, पैपिलरी में डिस्फंक्शन में देखने मिलेगा। और लास्टली पैन सिस्टोलिक हमें क्रोनिक MR, क्रोनिक TR और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इन अर्ली PDA में देखने मिलेगा। तो इसके साथ हमारे सारे सिस्टोलिक मर्मर कंप्लीट होते हैं। और आई होप थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग की वजह से थोड़ा बहुत समझ में आया हो कि कब कौन सा मर्मर मिलेगा और सिस्टोल में ये वाले मर्मर क्यों मिलेंगे, क्योंकि डायस्टोल में थोड़ी ये सारे वॉल्व इन्वॉल्व नहीं होने वाले, ठीक है। डायस्टोल का जब हम पढ़ेंगे तब हम उसकी बात करेंगे। और सिस्टोलिक मर्मर्स की ग्रेडिंग हम पढ़ लेते हैं। तो 6 ग्रेड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ग्रेड 1 जो होता है उसमें एकदम फेंट मर्मर होता है, हमें नहीं सुनाई देगा। ग्रेड 2 जो होता है उसमें फेंट होता है, मतलब कम होता है अमाउंट में, लेकिन इमीडिएटली हमें सुनाई देता है, ऐसा होता है, ठीक है। ग्रेड 3 मर्मर जो होता है, ग्रेड 3 मर्मर जो होता है वो लाउड मर्मर होता है, वो हमें सुनाई देगा। ग्रेड 4 मर्मर जो होगा वो लाउड मर्मर भी होगा और उसमें थ्रिल भी आएगा। तो थ्रिल का मतलब क्या है, बेसिकली थ्रिल का मतलब ये होता है कि जो मर्मर, जो अबनॉर्मल ब्लड फ्लो की वजह से जो मर्मर प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, वो तुम पाल्पेट करके उनके वाइब्रेशन फील कर सकते हो, ठीक है। तो पाल्पेट करके भी तुम उनके वाइब्रेशंस फील कर सकते हो, उसको हम कहते हैं थ्रिल, ठीक है। तो थ्रिल हमें देखने मिलेगा ग्रेड 4 मर्मर में। ग्रेड 5 मर्मर में तुम स्टेथोस्कोप जो है चेस्ट के ऊपर भी रखो हाफ वे, तो भी तुम्हें मर्मर थ्रिल के साथ सुनने मिल सकता है। और ग्रेड 6 में तो तुम स्टेथोस्कोप हटा दो, चेस्ट से ही भी तुम डायरेक्टली सुन सकते हो और थ्रिल मिलेगा। तो थ्रिल हमें ग्रेड 4 से लेके ग्रेड 6 में मिलता है, ठीक है। और ग्रेड 5 में भी हम हाफ वे रख सकते हैं चेस्ट पीस, और ग्रेड 6 में तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी चेस्ट पीस की, ठीक है। उसके अलावा मर्मर रेडिएट भी होते हैं कुछ केसेस में। तो एक हमने एओर्टिक स्टेनोसिस जो आज पढ़ा, उसका मर्मर जो होता है वो नेक रीजन में कैरोटिड में रेडिएट होता है, ठीक है। तो हमें जब हम मिट्रल रिगर्जिटेशन पढ़ेंगे तब उसका रेडिएशन भी पढ़ेंगे। थैंक यू।